खत्म हो जाए तब तक खत्म होगा। चलो हेड डालो वेव मोशन। वेव मोशन में लिखो सबसे पहले डेफिनेशन कॉपी करो। चलो वेव मोशन की डेफिनेशन कॉपी करो। देख लेंगे। हाँ भाई बस लिखते रहो। मोशन क्या होता है? वेव मोशन एक डिस्टरबेंस है जिसमें पार्टिकल फ्लो करते हैं, ठीक है, मीडियम में लगातार वाइब्रेशन करते हैं। मतलब मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ है ए पॉइंट पे, एक पार्टिकल बी पॉइंट पे, एक पार्टिकल सी पॉइंट पे, तो कैसे ट्रांसफर होगा? ए वाला एनर्जी बी को देगा, फिर अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा, बी वाला सी को एनर्जी पास करेगा, फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ऐसे करके ये पार्टिकल एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है, और अपनी पोजीशन पे आते रहते हैं। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। लिख लिया? हो गया? अगले हैंड डालिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। हो गया? अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेव। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप ऑफ वेव में मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव में लिखिए द वेव विच रिक्वायर material medium, the wave which require material medium for their propagation. ऐसी वेव जिनको चलने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम रिक्वायर होता है। ठीक है, देखो रिक्वायर मीडियम, ठीक है, रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, एग्जाम्पल जो इस चैप्टर की जान है, शान है, वान है, वो है साउंड वेव। वही इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव। कौन सी वेव? साउंड वेव। अगला लिखिए दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लिखो, लिखिए द वेव which do not require any medium, the wave which do not require any medium for their propagation, जिनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, नो रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपोगेट करने के लिए। एग्जांपल लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल लिखिए। जो भी लाइट है, सबसे बेसिक एग्जांपल लाइट, यूवी लाइट, विजिबल लाइट जो आप दिख रहे हैं, ठीक है, ये इसी का एग्जांपल है। लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम थोड़ी चाहिए होता है, ठीक है, एक्सरे, यूवी रेज, ये सब इसी के एग्जांपल।
तीसरा डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। तीसरा लिखते रहना। डी ब्रॉगली होती है, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव ऐसी वेव होती है जिसमें जो पार्टिकल होते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भागते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तब वो इस वेव की फॉर्म में भागते हैं, ठीक है ना। तो लिखो द वेव associated with microscopic particle like proton, electron and neutron, like proton, neutron और electron movement, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वेव मोशन लिख दिया, ये डन। तो ये तो हो गए इनके टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है। ये लिख देना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से रिलेटेड है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब भागते मूव करते हैं ना, तब जो वेव बनती है उनके मोशन से, इसको बोलते हैं हम लोग मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। अगला लिखिए ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये मैंने पहले ही पढ़ा है आपको, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हाँ लिखिए ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव में लिखिए, देखिए ट्रांसवर्स वेव में लिखो चलिए समझिए क्या कहता है। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव को कहते हैं, देखना कैसे है। ऐसी वेव जिसमें वेव आगे को जाएगी पर पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करेंगे, ऊपर नीचे। जैसे देखो ऐसे, ये हमने साउंड में ही पढ़ा था 9th क्लास में। पार्टिकल ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है ऊपर फिर नीचे, ऐसे तो हो रहा है। तो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, ये हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो वेव है वो कहाँ की तरफ जा रही है, आगे की तरफ। तो कहने का मतलब मूवमेंट ऑफ वेव और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल है, पार्टिकल मूवमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो लिखिए डेफिनेशन ट्रांसवर्स वेव। पहले लिखो ट्रांसवर्स वेव, इसकी डेफिनेशन लगाएंगे। लिखो ट्रांसवर्स वेव, इसमें लिखिए द वेव in which individual particle of the medium oscillate perpendicular to the direction of the wave propagation। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। परपेंडिकुलर वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। अगला लिखिए, ओके ये ट्रांसफर्स थी, ट्रांसफर्स हो गया। अगला लिखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। नोट नहीं कर तो करो। हो गया, दूसरा लिखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसी में लिखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव कुछ इस प्रकार की वेव है जिसमें वेव ने सोचा चलो मैं आगे की तरफ जाती हूँ, वेव की डायरेक्शन है, ध्यान से देखिएगा। और पार्टिकल पता है कैसे मूव करता है, पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा, पहले आगे जाएगा फिर वापस आएगा, फिर से पहले आगे जाएगा फिर वापस आएगा, पहले आगे फिर पीछे। तो इसमें सेम डायरेक्शन ही तो है, अलोंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये पार्टिकल की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, पार्टिकल। तो दोनों में फर्क समझ में आया।
इसमें पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे जा रहा है, इसमें कैसे जा रहा है, आगे पीछे, ठीक है। तो ये होती है हमारी कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे साउंड होती है, साउंड ऐसे ट्रेवल करती है, अगर मैंने कुछ बोला हेलो, तो एक वर्ड जैसे हेलो बोला वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल फिर वो पीछे आएगा, अगला पार्टिकल ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। सॉरी, हाँ वो तो अलग चीज है, अलग चीज, हाँ वो डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो लिखिए, लिखिए, the wave in which the individual particle, the wave in which individual particle of the medium, the wave in which individual particle oscillate along the direction, along the direction of the wave, अंडरलाइन करो और along वाले वर्ड को, along वाले वर्ड को अंडरलाइन करो, along the direction of the wave, ठीक है। तो जो साउंड वेव होती है, ध्यान सुनना, साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, हाँ या ना? साउंड वेव इसी टाइप की वेव है ये, और साउंड वेव एक तो इस कैटेगरी में आती है और एक इस कैटेगरी में आती है। पढ़ा था ना मीडियम चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है ना साउंड को ट्रेवल करने के लिए, तो एक ये, ठीक है। तो आपकी जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हैंड डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, क्या लिखा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, और द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, ठीक है। चलिए सबसे लिखिए, नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी देखिए, इलास्टिसिटी, पहली प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में लिखिए, इलास्टिसिटी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी, आपने मैंने आपको खुद बताया था, इलास्टिक प्रॉपर्टी आपको पता भी होनी चाहिए, जैसे एक रबड़ को स्ट्रेच करते हो तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, जैसे इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो मीडियम के भी अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अभी हमने पढ़ा था ना कि ए पार्टिकल ने इंफॉर्मेशन पास करी बी को, बी ने सी को, तो भाई जैसे हमने सी आगे गया तो उसको वापस भी तो आना है, अगर ये वहीं रह गया फिर क्या फायदा, फिर तो कभी साउंड वेव आगे ट्रेवल ही नहीं हो पाएगी ना, बात समझ में आई? तो इसीलिए हमें ऐसी पार्टिकल, जो मीडियम के पार्टिकल होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए क्योंकि ना इलास्टिसिटी हो कि मतलब जाए और वापस आ जाए, ठीक है। तो लिखिए, द मीडियम मस्ट हैव इलास्टिसिटी due to which particle can return to their mean position after vibrations, to their mean position after vibration, वाइब्रेशन के बाद वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ पाए, समझ में आई पहली प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। दूसरा लिखिए, नंबर 2 प्रॉपर्टी इनर्शिया, इनर्शिया, हर एक पार्टिकल के अंदर इनर्शिया तो होता ही है मीडियम में, ठीक है, पर फिर भी हम इसको लिखते हैं, लिखिए, इनर्शिया में लिखिए, द मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया, सो दैट मस्ट हैव इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया होगा तभी तो मास होगा, इनर्शिया है तो ही तो, हमने पढ़ा था ना मास और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो लिखिए, द मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया और मास, अगर इनर्शिया मास होगा तभी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी बॉडी के अंदर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तभी, ठीक है। सो दैट इट कैन
सो दैट इट कैन स्टोर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो मूव करेगी, ठीक है, तो इसलिए काइनेटिक, सो दैट इट कैन स्टोर काइनेटिक एनर्जी। यहां तक समझ में आया? आगे लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है, लिखिए स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव, speed of a transverse wave on a stretched string, on a stretched string, stretched मतलब खींची हुई, जैसे आपने वो देखा है गिटार सितार वाली तारें, एकदम खींची हुई तारें होती है ना, वैसे stretched string, on a stretched string, on a stretched string। ठीक है, अब चलिए लिखिए द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव थ्रू अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, थ्रू अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पे डिपेंड होते हैं, बाय टू फैक्टर्स। पहला टेंशन, पहला टेंशन टी, नंबर वन, टू फैक्टर में पहला टेंशन, नंबर टू मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अब ये जो मास पर यूनिट लेंथ होता है, इसको हम लोग कुछ किताबों में एम से नोट करते हैं, पर आप एम एल लिखना, क्या लिखना, एम एल, ठीक है, एम के नीचे छोटा सा एम एल, उससे होगा आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, एम एल लिखेगा, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हो गया? अब सुनिए, फॉर्मूला तो ये आएगा अंडर रूट टी बाय, सॉरी, v इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो आएगा अंडर रूट टी बाय एम एल, ठीक है, अभी हम डिराइव भी करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, लिख लीजिए v इक्वल टू रूट अंडर रूट टी बाय एम एल, लिखिए। स्पीड क्या सब में मतलब, हाँ मतलब सबसे, क्या नहीं, नया सिंबल भी दे सकते हो, मतलब यही है, उसका आप नया सिंबल भी लिख सकते हो जो लिखना चाहो। बुक में किसी किसी किताब में ऐसे म्यू लिखा रहता है, एम बाय एल, मीनिंग भी होता है मास पर यूनिट लेंथ, वो छोड़ो, और ये आप लिख, अब इसको डिराइव करना सिखा रहा हूँ, फटाफट करेंगे डिराइव, कर स्टार्ट, कर स्टार्ट। अच्छा, डायमेंशन आप लोगों ने पढ़ा है, उसी से करेंगे क्यों, डिराइव डायमेंशन एनालिसिस से, ठीक है, आइए शुरू करते हैं, करें शुरू, ठीक है। कैसे निकाला फॉर्मूला, इधर देखिएगा। तो बात ऐसी है, अभी हमने खुद लिखा था, जो स्पीड है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, तो कभी भी आपके क्वेश्चन में कैसा आएगा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, लिखो डिराइव, क्वेश्चन लिखो डिराइव द स्पीड, derive the speed of transverse wave for stretched string, speed of transverse wave for stretched string, उसके लिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है, डायमेंशनली करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे। सबसे पहले v जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, टेंशन पे और दूसरा मास पर यूनिट लेंथ पे, हाँ या ना, अभी यही बोला था, ठीक है। हमें नहीं पता इनकी क्या पावर होने वाली, एक की पावर को हमने x माना, एक की पावर को y माना, चलेगा, हाँ ये वही बात है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट के टी एक्स एम एल वाई, आगे देखिए, ये आगे यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, लिखिए, नोट करते रहिए, अगर इस इक्वेशन को करेक्ट होना है तो दोनों की साइड की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो लिखेंगे इफ इक्वेशन इज करेक्ट, अगर इक्वेशन बिल्कुल बिल्कुल सही है तो दोनों साइड की डायमेंशन बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यानी कि डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, यही तो होना चाहिए। अब LHS की डायमेंशन क्या होगी, v की, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, LT माइनस 1, रख दीजिए। RHS टेंशन की डायमेंशन, टेंशन तो फोर्स है ना, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, डायमेंशन होती है MLT माइनस 2, इसकी पावर x हो जाएगी क्योंकि टेंशन की पावर x थी, ml की मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास पर यूनिट मतलब लेंथ मतलब L माइनस 1, यही तो होता है, और पावर y,
एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। आइए LT -1 कितना आएगा इसको बताना जरा। ये होगा m, m की पावर क्या क्या होगी, x पावर, और यहाँ +y, यही होगी m की पावर। हाँ, l की पावर क्या होगी, यहाँ से x, यहाँ से -y। सही है, कोई परेशानी। आगे t की पावर कितनी होगी, -2x, बस यही होगी ना। नोट करो, नोट करो। लास्ट स्टेप ऑन कंपेयरिंग, कंपैरिजन करिए ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे m की कितनी पावर है लेफ्ट में, कोई पावर है क्या m की, नहीं, तो m की पावर 0 है। राइट में कितनी है m की पावर, x + y, तो x + y = 0, यानी x = -y। चलेगा ये, एक ही इक्वेशन बन गई। सिमिलरली l की पावर कितनी है, कितनी है l की पावर, l की पावर तो 1 है ना सिर्फ, यहाँ पे l की पावर कितनी है, x - y। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू रख लो जिसकी मर्जी, x की वैल्यू कितनी आएगी, -y, यही होगी ना। तो 1 = -y, यही होगा। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई -½ चलेगा। y की वैल्यू आ गई, -2y होता है, नीचे आता -½ x की वैल्यू क्या आ गई, -y है ना, -½ यही होगा। तो x की वैल्यू ½ आ गई, नोट करिए। ये नहीं कराया, तुम्हें कराया, ये कराया होगा, कराया कि नहीं कराया, बस साउंड कुछ नहीं। वो तो ऑसिलेशन वाले वो तो करा दिए। एक cos ओमेगा t वाला, हो गया, हो गया वाला। चलिए इसमें फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला बनाने का टाइम आ चुका है लास्ट, तो इसको सारी वैल्यू को पुट कर दो इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो v कितना आएगा, k की जगह 1 रख देना, क्या आएगा फॉर्मूला, यहाँ पे रखो वैल्यू t की पावर √, तो ये फॉर्मूला बनेगा √t/ml। ये फॉर्मूला बन गया, नोट कर लो, यही फॉर्मूला देना है। ये समझ में आ गया। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो हमने पढ़ी साउंड वेव, वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो टेंशन पे। टेंशन का कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा आप फोर्स को टाइट रखोगे, स्ट्रिंग्स को टाइट रखोगे ना, उतना अच्छे से आवाज आएगी, उतनी जल्दी स्पीड भागेगी, ठीक है, गिटार में। और जितनी ज्यादा मास पर यूनिट लेंथ होगा, उतना अच्छे से आवाज, मतलब जितनी मोटी तार होगी ना, उतना अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड के बारे में भी लिख लीजिए। स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड के बारे में लिखिए। स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव में लिखो, नंबर 1 पहला पॉइंट लिखो, स्पीड, और ऐसे लिखो, सॉरी, लिखिए द स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव in liquid or gas, in liquid or gas is determined by the factors,
is determined by the factors number one, bulk modulus of the fluid, number two the density of the fluid, ठीक है। नंबर टू है डेंसिटी, ये है के से नोट कर रहे इसको नोट करा रो से, तो स्पीड लिखो v इक्वल टू स्पीड इक्वल टू अंडर रूट के बाय रो। ठीक है, बाकी ये भी कैसे ड्राइव करना है, ये भी उसी तरीके से ड्राइव करने से डायमेंशनली कराना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रख के पूरा वैसे डेरिवेशन होगी। ठीक है, ना तो सही है। ठीक है, अब ऐसे में क्या हुआ, यहाँ तक तो हमने दो लिख लिए। ठीक है, अब बात आई जब हमारा, क्योंकि हमारी साउंड कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, पढ़ा ना अभी हमने, साउंड कैसी वेव थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। तो उसके लिए फॉर्मूला जब निकाला तो यहाँ पे दो करेक्शन आए, दो चीजें आई, एक न्यूटन का फॉर्मूला है, एक लाप्लास का फॉर्मूला है स्पीड निकालने के लिए। तो लिखिए हैंड डालो, स्पीड ऑफ साउंड, चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए न्यूटन। इसमें दो चीजें आती है, एक न्यूटन की बात आती है, न्यूटन्स फॉर्मूला, और दूसरा इसका करेक्शन होता है लाप्लास करेक्शन। कराया तुम्हें न्यूटन और लाप्लास? करा क्या स्कूल में? अरे मैंने छुड़ा दिया कोई नहीं, रुक जा वो करा देंगे। इसमें एक लाइन लिख लेना, अरे एक लाइन लिख लेना, न्यूटन ने ऐसे लिखना, he considered अरे लिख ले, he considered the process of sound traveling लिख लो, process of sound traveling is isothermal। इसके अकॉर्डिंग इसने माना कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इज आइसोथर्मल। पर बाद में लाप्लास सर ने बोला ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला कि जो प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक है। पढ़ा है ना एडियाबैटिक, इज एडियाबैटिक। ये करेक्शन है, ये फर्क है दोनों में। ठीक है, लिख लो। ठीक है, इनके लिए जो फॉर्मूला आया था, v ऑफ एयर आई थी, वो आई थी 280 मीटर पर सेकेंड। इनके अकॉर्डिंग लिखिए फटाफट। और इनके लिए जो वैल्यू आई थी एयर में, वो आई थी 330 मीटर पर सेकेंड, जो कि ज्यादा बढ़िया थी। ठीक है, एज कम्पेयर टू 1। देख लो फटाफट ये चीज।
नेक्स्ट लिखो। तुम्हें पता है कि साउंड टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, सब हर चीज के बारे में ये तो बताया होगा। सब चीजें चलो ये लिखा था, छोटा सा है टॉपिक, फटाफट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चीज में चलेंगे। फैक्टर्स किसके फैक्टर में डिपेंड, इसको लिखना लिख लो, नहीं लिखना तो भी लिख लो, मत लिखना, मैं सबके बारे में सोच के चल रहा हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, किस किस फैक्टर पे साउंड डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये कभी कभार काम आ जाते हैं, ठीक है, या हायर क्लासेस में कभी कभार काम आ जाएगा, तो लिख लो, ठीक है। तुम्हें कनेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, और क्या लिखो। नेक्स्ट लिखो, पहला पॉइंट प्रेशर, प्रेशर पे साउंड डिपेंड करती है कि नहीं करती, तो लिखना नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन साउंड, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता साउंड पे, ठीक है, ऑन साउंड नहीं, ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अरे लिख लो यार, तो तुम्हारे कुछ आ ही नहीं रहा, तो आई के तो बैठे रहते। हाँ, मीडियम पे फर्क पड़ता है, फिर डेंसिटी भी उस हिसाब से चेंज हो जाती है ना, तो वो कांस्टेंट आ जाती है, वैल्यू स्पीड में कोई चेंज आता है। नेक्स्ट लिखो डेंसिटी, दूसरा पॉइंट जिस पे डिपेंडेंसी आती है डेंसिटी, तो इसमें लिखना, याद देख लेना, v जो होता है इनवर्सली होता है ये डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लिखना अगर गैस डेंसर होगी, डेंसर गैस मतलब डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी गैस में स्पीड कम होती है, और रेयरर गैस मतलब डेंसिटी कम है, तो इसमें स्पीड ज्यादा होती है। लिखना ह्यूमिडिटी is directly proportional, humidity is directly proportional to the proportional
proportional to the speed of sound. ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साउंड की स्पीड के. लास्ट पॉइंट टेम्परेचर, चौथा पॉइंट लास्ट लिख लीजिए. टेम्परेचर का ऐसा इफेक्ट होता है, गर्मियों में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है और ठंडियों में कम होती है. रीजन वी डायरेक्टली होता है, ठीक है, वी डायरेक्टली होता है अंडर रूट, ठीक है. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी. लिख लीजिए फटाफट. क्या पूरा लिख दे भाई, अभी लिख ले. लिख ओके. हैंड डालिए, हैंड डालिए. प्रोग्रेसिव वेव, हैंड डालिए. प्रोग्रेसिव वेव, देखो प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेसिव वेव में लिखना a wave which travels from one point of the medium, a wave which travels from one point of the medium to another, a wave which travels from one point of the medium to another is called progressive wave. Is called progressive wave. बंद करो.
चलो अब ध्यान से देखना, इधर देखिए, अब ये वाली मैं चीज अभी समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। आप सबको पता है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वाई, ये होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, पढ़ा था ये? ये क्या है, वाई डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ए एम्पलीट्यूड को शो करता है, और साइन का फंक्शन है ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। फाइव जीरो भी होता है, जीरो तब होता है इनिशियली से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे मान लो आपने फाइव एंगल से ऑब्जर्व करा, अब आप इसमें ना एक चीज देखने को मिलती है, वो ये, बहुत बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, कि मान लो हमने यहाँ से ऑब्जर्व करा, ये एक्स डिस्टेंस आगे चली गई, कितने डिस्टेंस आगे चली गई, एक्स, तो यहाँ पे चेंज आ जाता है, आप खुद को पता, आपको आपके टीचर ये लिख देते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स लिखा था। अब ये कहाँ से आया, ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, आगे तुम्हें समझ में कैसा है 2 पाई बाय लैम्डा, ये बताओ। क्यों 2 पाई बाय लैम्डा ही क्यों यूज करें? वो अगर हम वे में देखें तो इधर देखो, इधर सुनो, इधर, अरे अरे इधर देखो, आओ सुनो, ध्यान सुनना, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ कितना एंगल बना, पूरा एक चक्कर हुआ, पाई बना होगा एंगल, ठीक है, ये पाई बनता है, पता है ना, ये जीरो होता है, ये पूरा पाई आ जाता है, पूरा यहाँ से यहाँ ले में एक और पाई, तो 2 पाई हो गया पूरा, मतलब जीरो से लेकर 2 पाई, बात सही है। इधर देखो, इधर देखिए, एक वेव कंप्लीट हुई, एक वेव कंप्लीट हुई, एक वेव कंप्लीट हुई, मतलब एक वेवलेंथ कंप्लीट हुई, हाँ है ना। लैम्डा और 2 पाई दोनों इक्वेट कर सकते हैं, बात समझ में आई है, लैम्डा 2 पाई सेम चीज है। अच्छा, हमें एक की वैल्यू, ये लैम्डा थी ना पूरी वेवलेंथ, अगर एक की वैल्यू निकालनी होती है तो यूनिटरी मेथड 2 पाई बाय लैम्डा शो करता है, लेकिन हमें कितनी डिस्टेंस चली थी, एक्स डिस्टेंस, तो हमें एक्स डिस्टेंस के लिए कितना निकालना पड़ेगा, 2 पाई बाय लैम्डा, इसलिए वो 2 पाई बाय लैम्डा के साथ है, ठीक है, कहानी है वो, ठीक है, डन, ये चीज होती है, ठीक है, ये नोट करिए, यहाँ लिख देना, हेयर k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, लिख लेना, एंगुलर वेव नंबर। और आप स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करा है, इसमें आपने स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करा है, तो फाइव को आप जीरो ले सकते हैं, ठीक है, इनिशियल फेज, ठीक है, फॉर इनिशियल फेज, जब इनिशियल फेज चल रहा है, फेज इनिशियल, साफ ही लिखना पड़ेगा, गंदा हो गया, फाइव इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे y इक्वल टू बन जाएगा आपका a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, नोट करिए, हो गया खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस के एक्स भी हो सकता है, माइनस के एक्स भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कहाँ से देखना स्टार्ट करा, प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, ठीक है, डन। ये आपका प्रोग्रेसिव वेव वाला पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका रिजिड बाउंड्री, ओपन बाउंड्री, वो सब चीजें, ठीक है, यही तो पढ़ा होगा स्कूल में, करा, ये तो कराया होगा, ये तो मेन है, तुझे नहीं पढ़ना मत पढ़, नोट करो, ठीक है, इतना नोट कर लो बस, तो तुम्हें सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव लिखा के छोड़, हैंड डालिए, बाउंड इफेक्ट लिखो, बाउंड इफेक्ट में लिखो, लिखो
तो बाउंड्री इफेक्ट क्या होता है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जिम वगैरह में भी है, एक दीवार है, उस पर रस्सी बांधी रहती है और ऐसे ऐसे करके रस्सी वाली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इस समय वेव चलती है जिससे रस्सी बांधी हुई है एक एंड से, और यहाँ पे क्या है, रिजिड बाउंड्री, मतलब ये जो बाउंड्री है, ये वाली जो दीवार है, ये मतलब मूव नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो रिजिड है, ये कैसी है, रिजिड, जो मूव नहीं कर सकती, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक वेव प्रोड्यूस करोगे, आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप एक वेव प्रोड्यूस करने वाले ऊपर की तरफ, सही बात है, एक वेव को आप प्रोड्यूस करोगे, ये वेव कहाँ जाएगी, आगे, सही है। थोड़ी देर बाद वो वेव, ऐसा तो है नहीं एक ही जगह रुक जाएगी, वो वेव थोड़ा और आगे पहुंच जाएगी, मान लीजिए यहाँ पहुंच गई वो वेव, ऐसे डन, चलेगा। फिर ऐसे करके आगे आगे तक जाएगी। सारी कहानी जो होगी शुरू, वो होगी जब यहाँ पे स्टार्ट कहानी बाउंड्री तक पहुंचेगी। कहाँ तक पहुंचेगी, बाउंड्री। तो बाउंड्री में देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अभी जाते हुए ठीक है, ये आगे को जा, नोट करते रहो, डायग्राम बनाते रहो, ताकि तभी सीखोगे, ठीक है। अब जब वेव आगे को जाती है तो वेव पीछे भी तो आएगी, वापस भी तो आती है, ठीक है। तो वापस कैसे आती है ये भी देख लो, बाउंड्री पे ऐसा होगा, देखो वापस ऐसे आएगी, नीचे से आएगी, ऐसे नीचे से बनती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद और सही, ऐसे करके वेव वापस आएगी। ये आगे जाते हुए आपको वेव दिख रही है, ये पीछे आते हुए आपको दिख रही है, सही है। कोई दिक्कत इस डायग्राम में तो ठीक है। तो रिजिड बाउंड्री का डायग्राम हो गया। अगला लिखो, ओपन बाउंड्री सिखाता हूँ। यह है डायग्राम, और यहाँ पे एक रिंग रखी हुई है, रिंग नहीं भी बनाओ तो पहले से कर लो। देखते रहो, एक और बना लो उससे रिंग लगा ले, हर किसी में रिंग लगाएंगे ताकि डायग्राम समझ में आए। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से एक वेव स्टार्ट होती है, ठीक है। अब वेव स्टार्ट होगी तो वेव ऊपर की तरफ बनेगी, ऐसे धीरे से वेव आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। थोड़ी और आगे पहुंचाएंगे वेव को, मान लो जब ये बाउंड्री पे पहुंची, वेव जब कहाँ पहुंची, बाउंड्री पे, बनाओ डायग्राम ठीक। तो आपने देखा होगा, खुद सोचो, इमेजिन करो कि एक रिंग है, यहाँ से रस्सी से बांधी, ऐसे हिला जब करोगे तो रिंग ऊपर जाएगी, फोर्स की वजह से ऊपर जाएगी, तो ये रिंग पहुंच गई ऊपर, सही है, हल्की हाइट पे पहुंच गई। अब यहाँ से वापस आएगी,
तो एक वेव नीचे की तरफ आएगी, सही है। वेव कहाँ की तरफ आएगी? नीचे की तरफ। बाकी वेव सीधी होगी, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी देर पे जैसी ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर यही तो होगा, ये जो है रिंग, ठीक, ये ऊपर तक जाएगी, फिर नीचे भी तो आएगी। ऐसे थोड़ी हवा में थोड़ी लटकी रहेगी, तो नीचे आ गई, और इस टाइम पे वेव ऐसी बन जाएगी। नोट करिए, इस तरीके का डायग्राम। तो ये हो गया ओपन बाउंड्री। क्लोज समझ में आया? क्लोज बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री और ओपन बाउंड्री का केस। नन? अच्छा एक चीज बताओ, चलो ये तो फिर भी ओपन बाउंड्री क्लोज बाउंड्री हो गया, बना लिया डायग्राम सारे। अब मैं सिखाता हूँ आपको तीसरा केस। तीसरा केस लिखिए, मीडियम चेंज बाउंड्री। मीडियम चेंज बाउंड्री। अब एक बात बताओ, अगर आप ऐसी बाउंड्री बनाते हो जिसमें ना मीडियम मतलब स्ट्रिंग है जिसमें मीडियम अलग अलग है, एक मीडियम है जो नॉर्मल रस्सी है, एक ऐसी वाली वो रस्सी बना स्ट्रिंग अटैच करी हुई, और एक है जो ना रस्सी लोहे की रस्सी है, ठीक है, पता है लोहे की रस्सी भी बना वायर है मान लो, तो आप ज्यादा ऊपर किसको उछाल पाओगे, नॉर्मल रस्सी को कि लोहे वाली रस्सी को? एक पूरी स्ट्रिंग है जिसमें दो पार्ट है, देखना क्या कहना चाह रहे हैं। एक ये वाला पार्ट है, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट है। समझो? हाँ, ये मान लो ये थोड़ी हैवी मान लो इसको, थोड़ी हैवी है और थोड़ी लाइट है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा हैवी वाली जो होगी जब उसको ऐसे करेंगे हिलाएंगे तो वो कम ऊपर जाएगी, और ये लाइट वाली ज्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी। मीडियम चेंज का ये मतलब है एक ऐसा है जिसकी डेंसिटी कम है, एक ऐसा है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। जो हैवी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तभी तो वो हैवी है, डेंसिटी ज्यादा है, और लाइटर की डेंसिटी कम है, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। अब डायग्राम को देखिए ध्यान से समझना। तो होगा क्या, जब हम वेव स्टार्ट करेंगे इसकी वेव हल्की सी ऊपर जाएगी और चली जाएगी आगे, सही है, कोई परेशानी? समझ आ रहा है डायग्राम? ठीक है, ये थोड़ा यहाँ तक पहुंचेगी सेम हाइट तक, अगले डायग्राम पे दिखाएंगे। जल्दी वेव देखो, ये बिल्कुल सीधी है, कुछ नहीं हो रहा इसमें, ठीक है, देखते रहना ध्यान से। जैसी अगली वेव बनाई मैंने, ये बिल्कुल सीधी हो गई व्हाइट वाली, ये लाइटर वाली के साथ क्या होगा इसको समझो, ये लाइटर वाली है, ये कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको, ये ज्यादा ऊपर उठेगी है ना, और ये ऐसे भी। समझ में आया फर्क क्या हुआ? मान लो अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 था, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो क्लियरली दिख रहा है A1 लेस देन A2 से, हाँ या ना? एम्पलीट्यूड मतलब जो हाइट बन रही है दिख रही है, किसकी ज्यादा होगी? A2 की, क्योंकि वो क्या है? हल्की है। बात आगे समझ? तो होता है मीडियम चेंज, इसको हम बोलते हैं मीडियम चेंज। नोट करो, बनाओ फटाफट। हो गया? देख लिया? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये तो तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ाया होगा एक टॉपिक, अब मुझे ये बता देना इसकी डेरिवेशन आपको कराई या नहीं कराई, ये बता देगी। हो गया नोट? लिखिए हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कराया? डेरिवेशन कराई इसकी? डेरिवेशन नहीं कराई होगी शायद, क्योंकि ये डेरिवेशन 12th में आती है, और ये बहुत इजी भी है, ऐसा भी नहीं कुछ टफ है, करवाते भी कैसे हुआ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स,
चलिए लिखिए डेफिनेशन लिखिए। if two waves if two waves सुपर इम्पोज ऑन वन अनदर, सुपर इम्पोज ऑन वन अनदर मतलब एक के ऊपर एक होती है। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ऑन वन अनदर, सुपर इम्पोज ऑन वन अनदर, then the wave function of resultant wave is sum of wave functions of two waves ठीक है। सिंपल भाषा में ये बात हो रही है कि अगर दो वेव, जैसे एक वेव ये वाला है, एक दूसरा वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक है, ठीक है, तो जो इनकी टोटल वेव बनेगी ना नई वाली, वो इन दोनों को प्लस करके आएगी। क्या करके आएगी? प्लस। जैसे एक वेव है y1, ये है मान लो a sin ओमेगा t, ठीक है। दूसरी वेव है y2, a sin ओमेगा t प्लस 5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नई जो इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगी, मान लो yn है, तो वो क्या होगा? y1 प्लस y2, यही कहता है फॉर्मूला। बस दोनों को प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। सॉल्व कुछ नहीं करना, बस लिखा रहूंगा, ठीक। आगे फॉर्मूला वगैरह खुलते हैं इसमें, वो आपके मतलब की बात अभी तो नहीं, इस तरीके से, ठीक। समझ में आया हुआ क्या? ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें अंडरलाइन कर लो, 2-4 वर्ड अंडरलाइन कराऊंगा, वो कर लेना बस। क्या क्या बता देता हूँ। सुपर इम्पोज रिजल्टेंट वेव सम, बस। कोई परेशानी आ रहा समझ? थैंक यू भाई, हो गया। अब चलिए हैंड डालो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। चलो मैं पढ़ा दूं, छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा खत्म, छोटा सा टॉपिक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो ध्यान से देखना क्या कहता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इधर ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास कोई वेव है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मीनिंग है, यही से क्लियर हो जाएगा। एक वेव है जो ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी वेव है जो थोड़ी कम है मान लो, पर एक चीज सेम है। क्या? दोनों का फेज सेम है। जब एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी तो ऊपर ही जा रहा है, जब एक नीचे आ रहा है तो दूसरा भी नीचे ही आ रहा है ना, सेम सेम। तो ये A1 हो गया, इसका एम्पलीट्यूड A2 हो गया, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, इस क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा, ठीक है। ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस टाइम पे ये देखने को मिलता है कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कुछ ज्यादा एम्पलीट्यूड की बनेगी, हाँ या ना? एम्पलीट्यूड तो बढ़ेगा ना, क्योंकि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ। ये A1 और A2 साथ में ऐड होंगे, क्योंकि ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले ही है, तो A1 प्लस A2। ऐसी ट्रफ के साथ ट्रफ है, नीचे वाले के साथ नीचे वाला है,
तो ये भी आपका क्या होगा, ऐड होगा, नया जो एम्पलीट्यूड बनेगा इसमें आपको कंस्ट्रक्शन होने देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको कहते हैं, ठीक है। ये y1 है, ये y2 है, इनके कॉम्बिनेशन से सुपर इम्पोजिशन से बनी yn, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव समझा जाए कि डिस्ट्रक्टिव क्या होती है, तो इसको समझने के लिए इधर ध्यान से देखना। डिस्ट्रक्टिव कुछ इस प्रकार की होती है, ध्यान से देखिएगा। एक, चलिए सुनिएगा ध्यान से, ऐसे ठीक है। इसका y1 है, इसका एम्पलीट्यूड a1, ठीक है, ध्यान से। पर इसमें ऐसा हो रहा है, ये क्रेस्ट के साथ ट्रोफ मैच करिए, ऐसे थोड़ी कम मान लेते इसको भी, ताकि कुछ वैल्यू तो है। क्या इसमें सेम चीज है? देखो, जब इसका क्रेस्ट आ रहा है तो इसका क्या आ रहा है, ट्रफ, नीचे वाला रीजन आ रहा है, फिर इसका ट्रफ आ रहा है तो इसका क्या आ रहा है, क्रेस्ट, या अपोजिट आ रहा है। इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, जो दोनों के कॉम्बिनेशन से अभी हम मान रहे कि a1 थोड़ा सा ज्यादा है a2 से, सही बात है, मतलब ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वैल्यू तो माइनस हो जाएगी ना, क्योंकि ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो इस कंडीशन में जो yn आएगा, जो क्या आएगा y, वो थोड़ा कम आएगा, a1 की वैल्यू से तो कम ही होगा, a2 माइनस करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जाएगी वो ऐसी आएगी, a1 माइनस a2, तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 माइनस a2। आया समझ में कि क्या है? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बस इंटरफेरेंस होता है बेसिकली जब दो वेव आपस में मिक्स होती है, ठीक है। कैसे होती है? कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट डायग्राम, बस ये डायग्राम। अगले डालो स्टेशनरी वेव, एंड डालो स्टेशनरी वेव्स।
लिखो फटाफट स्टेशनरी वेव के ना प्रॉपर डेफिनेशन लिखना, ये वाली लिखो, मार्क भी करा देंगे। व्हेन टू लिखो 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 तभी तो होगा, फिर मीनिंग समझाइए ना, पढ़ते रहो समझते रहो। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, अंडरलाइन करना जो जो वर्ड मैं अंडरलाइन करता जाऊं, ठीक है, ताकि दिक्कतें ना हो आपको। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव और ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, क्या क्या सेम होना चाहिए? एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। आगे ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन, पढ़ो, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विथ सेम, लेकिन सेम क्या होना चाहिए? सेम स्पीड होनी चाहिए। स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम, अलोंग द सेम पाथ, पाथ भी सेम होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को सुपरपोज करते हैं या सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है। द रिजल्टेंट वेव डज नॉट ट्रेवल इन द आइदर डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट वेव होती है वो किसी भी डायरेक्शन नहीं जाती, उसका बोलते हैं स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। ये स्टेशनरी वेव समझ में आएगा ना, तभी शाम की क्लास का नोड और एंटी नोड समझ में आएगा, वरना नोड एंटी नोड वो भी इसी से रिलेटेड है। इसमें बचा ही क्या? नोड एंटी नोड और वही तो बचा है बीट्स। आज निपटा देंगे ना पूरा पे, आज वेव खत्म कर देंगे ना पूरा। हाँ, तुम्हारी फिजिक्स का कितने चैप्टर हो जाएंगे? 2 तो करा ही दिए तुमने, 2 ही तो कराए। अच्छा ऑसिलेशन इसमें 3 हो गए, 3 हो जाएंगे। सेकंड बुक करा के दे देंगे तुम्हें 20 तारीख तक बस। कब फिजिक्स पेपर से लिया? ठीक है, लास्ट चीज बता दो इसमें, देख लो। 2 तरीके की स्टेशनरी वेव होती है, एक होती है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव लिख लो, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव लिख लो। इसी में इसकी भी होती है ना 2, एक का नाम होता है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, एक का होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। बाकी होता वही है जो आपने पढ़ा है, ट्रांसवर्स में पार्टिकल कहाँ जाते हैं? ऊपर नीचे, ठीक है, पढ़ा था ना। लॉन्गिट्यूडनल में आगे पीछे, बस। ऐसी स्टेशनरी वेव जो ऊपर, जिसके पार्टिकल ऊपर नीचे जाते हैं वो ट्रांसवर्स हो गई, ऐसी स्टेशनरी वेव जिसके पार्टिकल आगे पीछे जाते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल हो गई, बस खत्म, ठीक है, बस खत्म, ठीक है, यही करा। तो स्टैंडिंग वेव बता दिया आपको, एक इसमें ग्रीन वाली है और एक येलो वाली है। ग्रीन वाली जो है वो कहाँ से कहाँ चली? तो ग्रीन वाली जो रे है, वेव है, वो आपकी यहाँ से यहाँ जा रही है, सही बात है, ठीक है, वो ठीक है यहाँ से यहाँ जा रही है। और येलो वाली कहाँ से कहाँ जा रही है? तो येलो वाली जा रही है इस तरफ से, इस तरफ। 2 वेव थी ना, ठीक है, कोई परेशानी इसमें वेव में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वेव में, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपकी मर्जी यार। आइए अब बात करते हैं इसके रिलेशन के बारे में, कैसे रिलेशन निकाला जाएगा। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कुछ चीज समझ में ना है पूछना, ठीक है। पहली जो वेव थी y1, वो मान लो वो है a sin ओमेगा टी, लिख लेना, लिखना भी इंपॉर्टेंट है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेट अस सपोज पहला रिलेशन a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, लिखिए। और दूसरी जो थी वो थी y2 इक्वल टू ए, सिर्फ माइनस साइन आएगा यहाँ, माइनस का ए आएगा, माइनस है, क्या आएगा? माइनस है। क्यों आएगा? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, माइनस ए साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स, हाँ, एक में माइनस के एक्स और एक में प्लस के एक्स, ठीक है, कोई परेशानी? ये डेरिवेशन पूछी जा सकती है, कोई चीज समझ में ना पूछना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। कल हम लोग, कल क्या, आज एक क्लास में हमने बात करी थी कि जब भी 2 वेव मर्ज होती है तो इंटरफेरेंस होता है,
सुपरपोजिशन पढ़ा था हम लोगों ने, जो दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी न्यू वेव, वो कोई नई वेव बनेगी, तो वाई नेट बोल देते हैं। तो वाई नेट, जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी y1 प्लस y2। यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, लिख देना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पढ़ा था ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लिखिए लिखिए साथ साथ लिखिए। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? आपस में वैल्यू रखनी है ना, तो y नेट, मैं y लिख रहा हूँ सिर्फ इसको, ठीक है, बाकी आप नेट लिख सकते हैं। y1 कितना वैल्यू देख के बताओ, अरे बताओ वैल्यू, a sin ओमेगा t माइनस के। सिमिलरली y2 क्या हुआ, माइनस ए साइन, तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। अरे अब यहाँ पे मैथमेटिक्स आने वाली है तो ध्यान से देखना, क्योंकि मैथमेटिक्स तुम्हें आती नहीं होगी, ठीक है, जिसके पास मैथ्स उसको भी नहीं आती, बाकी उसे क्या ही उम्मीद करे फिर, ठीक है। लिखो साथ साथ, लिखो चलो जल्दी से हटा दे, लिख रहे हो ना, साथ साथ लिखना, कुछ छोड़ना नहीं। आइए अब सिंपल सा क्या करना है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है बताओ, एक साइन कहाँ से आएगा, ए कॉमन आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब यहाँ पे आपका लगेगा कि 11वीं का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, तुम्हें आता है या नहीं आता, साइन सी प्लस साइन बी पढ़ाया था फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस है तो साइन सी माइनस साइन डी, याद है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला किसका, साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है। ये यहाँ अपनी क्लास कौन से में पढ़ा था, 11th में पढ़ा है, ठीक है ना फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, y इक्वल टू ए, क्या बनेगा फॉर्मूला, अप्लाई करो। ये तो पता है ना सब बच्चों को, ये पहला एंगल सी होगा और ये दूसरा एंगल डी होगा, वैल्यू तो रखनी, इतना तो सबको पता होना चाहिए, ये नॉर्मल है। चलिए पुट करते हैं, क्या आएगा वैल्यू देख के बताओ, 2 साइन, इन दोनों को प्लस करना है, खुद देखो इधर, इधर देख लो फिर लिखते रहना, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, जब दोनों प्लस होंगे तो माइनस के एक्स प्लस के एक्स कट जाएगा, 2 ओमेगा टी हो जाएगा, अपॉन 2 आएगा, हाँ या ना, करेंगे ये सही है। ऐसी दूसरा क्या है, साइन सी माइनस डी, है ना, तो माइनस करेंगे तब क्या होगा, सोचो, जब माइनस करोगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट जाएगा, माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स हो जाएगा, तो ऐसे लिखो माइनस 2 के एक्स, चलेगा, बोलो हाँ या ना, लिखने का क्या लोगे, जल्दी जल्दी लिखने का क्या लोगे, कोई परेशानी इसमें, ला दो, अब 2 से 2 काट दो, यहाँ भी 2 से 2 काट दो, चलेगा। अब बताओ क्या बचाए, थोड़ा सा यहीं लिख दो, y इक्वल टू ए, 2 आगे लिख देते हो, ये वाला 2 है, ये वाला 2 आगे आ गया, साइन ओमेगा टी और माइनस साइन के एक्स, है ना, लिखो लिखो नोट। अरे यार कुछ गलत करा क्या, अरे यार इसका फॉर्मूला जो होता है ना, तुमने भी नहीं बताया, मैंने भी नहीं देखा, फॉर्मूला गलत लिखा, आते ही नहीं, कॉस में आता है, पहला वाला जो होता है वो कॉस होता है, दूसरा वाला जो होता है वो साइन होता है। मैं देख रहा था किसको ये आता है, किसी को भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, साले हाँ अब समझा तो मेरी बात। तूने गलत नोट करा हो क्या, मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, हमारे स्कूल के टीचर ऐसी है फर्जीवाड़ा, है ना, साइन सी माइनस साइन डी में सही है वो तो नहीं,
रुको रुको कोई sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 क्या 2 sin a plus b by 2 अरे भाई साइन ए प्लस बी वो देखना साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बोल रहा ये मैं क्या देख रहा हूँ तू लाटा है ना sin a minus sin b 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2 तो क्या लिखा है सही तो है कौन कह रहा अबे ऋतिक सर मैंने कुछ लिखा अरे रुक जा अरे करवा रहे अरे टीचर इसमें ये रिलेशन गलत है मैं तुम्हें बताता क्या गलती है मैं स्टार्टिंग से खोलना शुरू करूंगा तब अरे रुक जा नहीं क्वेश्चन दिया भाई और रिलेशन डेरिवेशन है और हाँ। चलो देखो अरे कोई नहीं करा इधर देखो सबसे पहले तो अरे बात अब मेरे को करा दो फर्जीवाड़ा मारो तो ऑप्शन में अंदर टीचर ओए कोई नहीं दोबारा कर लेंगे kx प्लस ओमेगा टी और y2 अरे कोई नहीं फटाफट लिखो लेकिन a sin kx माइनस ओमेगा टी क्योंकि बात ये होती है कि एंगुलर स्पीड अलग अलग होती है k अलग अलग नहीं होता k तो सेम ही होगा ठीक है तो ये होता है सही रिलेशन kx प्लस ओमेगा टी और kx माइनस ओमेगा टी अब जो नेट आएगा जिसे हम y रिजल्टेंट बोलते हैं ठीक है y नेट अब वो होगा y1 प्लस y2 देखना कितनी स्मूथली जाएगी आराम से हाँ ये बुक में यही लिखा है मैंने कहा कि अगले दिन बताऊंगी फिर आईटी क्लास सही में बुक में यही लिखा है बस कंफ्यूज हो तो वही तो kx प्लस ओमेगा टी प्लस है नहीं सही हो ठीक है क्योंकि हमने एंगुलर स्पीड के साथ कर दिया ना kx माइनस ओमेगा टी अब फटाफट करते रहो फॉर्मूला भैया a sin kx प्लस ओमेगा टी इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए मैंने स्कूल के टीचर का इतना अच्छा पढ़ा रहा था मैं इतनी अच्छी खासी डायलेशन भगा रहा था डन अब इसमें फॉर्मूला आप लग जाएगा आराम से जो हमें फॉर्मूला आता है क्या था फॉर्मूला वही तो मैं सोचिए फॉर्मूला क्यों लगा रहे लगाओ फॉर्मूला क्या बताया था साइन आपको चाहिए साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अरे 2 sin a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2 अब यहाँ पे पूरा प्रॉपर आपका दिमाग लगेगा ध्यान से बातें नहीं हो क्योंकि यही है मेन सबसे ज्यादा नोट करो इसमें साथ साथ चलो आओ देखो y इज इक्वल टू a ऐसी फॉर्मूला लगाइए अभी सिखाया था 2 आएगा अंदर सही है साइन क्या भाई तुम में कहना माइनस का साइन नहीं आएगा वो ओमेगा टी ओमेगा इसमें बोल रहा ना क्या बोल रहा sin a minus sin नहीं sin a प्लस b बाई 2 होता है sin a cos a माइनस चेक कर ले अरे बटोला सही तब कह रहा था जब ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमने फॉर्मूला पिछले बार गलत लगा था अब सही है चलो अब लगाओ हाँ भाई इधर देखो अरे बातें नहीं ये पूरा आपका a है ये पूरा आपका b है लगाओ a प्लस b क्या बनेगा ओमेगा टी से ओमेगा टी के 2kx हो जाएगा सिर्फ kx बचेगा सही है इनटू cos क्या होगा बताओ है ना kx माइनस kx कट जाएगा ओमेगा टी 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा ओमेगा टी बचेगा सही है इतना आ गया आपका रिलेशन अब ध्यान दो y इक्वल टू 2a लिखो लिखो साथ 2a sin kx और cos ओमेगा टी तुम्हारे टीचर ने आंसर तो यही लिखा है घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से वहां पे इधर टीचर है मतलब रिलेशन यही तो दिक्कत है बच्चे घर से तो पढ़ते नहीं तो टीचर उनका आराम से उल्लू बनाता है चलो नोट कर लिया क्योंकि बुक में तो यही डेरिवेशन है बुक में तो यही है लिख लिया भाई ओ फटाफट लिखो थोड़ा अरे अब ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूँ पेन नीचे रखो सुनो 2a sin kx ये जो पूरा है ये पूरा कांस्टेंट है पूरी क्या है कांस्टेंट वैल्यू तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक सिंपल सी चीज कर रहे वो ये कर रहे पहले लिख देना ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करती है स्टैंडिंग वेव इक्वेशन को किसको रिप्रेजेंट करती है स्टैंडिंग वेव इक्वेशन पॉइंट ये कि cos का फंक्शन आ रहा है ठीक है बाकी ये आपका पूरा एक कांस्टेंट आया yn इक्वल टू y n था ना नेट ये बराबर है 2a की जगह हमने एम्पलीट्यूड रख दिया
कांस्टेंट टर्म है, बाकी बस cos ओमेगा टी। और यहाँ पे जो आपका ए एन है यानी एम्पलीट्यूड है वो बराबर है 2a sin kx के बराबर। लिख लो ए एन किसके बराबर है 2a sin kx। नोट करो फटाफट, जल्दी करो। हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले आते हैं दो चीजों में आते हैं, वो ये है कि मैक्सिमा कब बनेगा और मिनिमा कब बनेगा। ठीक है, मैक्सिमा कब बनेगा और मिनिमा कब बनेगा। देखिए ये भी सिखाता हूँ। ठीक है, और जो मैक्सिमा उसी को आगे जाके हम नोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट्स। तो मैक्सिमा सिखा रहा हूं आपको कैसे निकलेगा, ध्यान से लिखना। मैक्सिमा की बात करें, खुद देखो मैक्सिमा जो आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है जो आगे वाली वैल्यू नहीं थी ए एन, जिसको हमने 2a sin x आई थी ना, ये मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। अब देखो इस पे तो कुछ डिपेंड कर नहीं सकता, इस पे तो कुछ डिपेंड कर नहीं सकता, चाह के भी कुछ डिपेंड नहीं हो सकता। sin kx कोई डिपेंड नहीं हो सकता, बचा सिर्फ sin kx। तो sin kx की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम करने के लिए? 1। sin की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1। पता नहीं तो ठीक है, चलिए आते शुरू करते हैं। लिखते रहो। कितने पे होती है 1? और भी होती है, ऐसा हम तो सिर्फ एक ही चक्कर के बारे में सोच रहे हैं ना। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। मैक्सिमा जो होता है ये लिख लेना, मैक्सिमा होता है इसको हम बोलते हैं एंटी नोट्स। लिखो एंटी नोट्स को बोलते हैं, लिख लेना, बाद में मत बोलना बताएगी के बाद, फटाफट लिख लो। वैल्यू बनाने का टाइम आ चुका है, तभी सीखोगे वरना कभी नहीं सीख पाओगे। अब देखो ये होता है मैक्सिमम, जिस वैल्यू पे ये मैक्सिमम देता है वो होती है, चाहे वो किस किस पे होती है मैक्सिमम, 1 किस किस पे होती है 90, फिर बताओ किस किस पे होती है 90, नहीं 90 के बाद ये जाती है सीधा मैक्सिमम, नहीं 90 के बाद 270 पे, हाँ मतलब ऐसे मैक्सिमम घूमती रहती है। ठीक है, चलिए आते लिखते हैं। तो मैक्सिमम होती है, सीधा लिखा था अच्छे से, 2n+1 अपॉन 2, या अपॉन 2, 2n+1 π/2 पे होती है मैक्सिमम। इस पे होती है 2n+1 π/2, इस पे होती है मैक्सिमम। देखो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का था ना रिलेशन, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से। 0 1 2 3 n की वैल्यूज है जो हम पुट कर सकते हैं। अब खुद सोचा n की जगह 0 होगा तो 0 कितना बन जाएगा? π/2 बन जाएगा। n की जगह 1 होगा तो क्या बनेगा? ये 3 π/2, तो भी मैक्सिमम। अगर जब n की जगह क्या रखोगे? 2 रखोगे, 2 2 4 + 1 5 π/2, सारी वैल्यूज ये कंप्राइज हो जाएगी। डन। अब ध्यान से सुनिए, कंपेयर करेंगे, साइन से साइन गया, kx = 2n+1 π/2, कोई दिक्कत इसमें? अब k की वैल्यू आपको पता थी, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस करा था k की वैल्यू को। हाँ, तो k की वैल्यू होती है 2π/λ, तो लिख देना हियर k = 2π/λ। और जैसे मुझे पता लगा k की वैल्यू 2π/λ है, पुट करो, x का रिलेशन आएगा, बताओ क्या आएगा? कुछ कैंसिल हो रहा? पाई से पाई कट गया, सबसे पहले तो कट गया ना। x = क्या आ रहा बताओ, देख के आराम से देख के बताओ, x के लिए क्या है? रखो 2n+1, यही है, ये लैम्डा ऊपर जाएगा अपॉन 4, यही आएगा ना। ये आ गई x की वैल्यू, इसके लिए आ गई है x की। अब खुद सोचो, जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो x कितना आएगा? n की वैल्यू 0 रखोगे, आराम से λ/4, और फिर 1 रखोगे तो 3λ/4, फिर 5λ/4। ये आपका आ गया पॉइंट, नोट करो इसको, ये x की वैल्यूज आ गई। देखो ये आपके एंटी नोट्स होते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होते हैं। कोई दिक्कत इसको? ये एंटी नोट्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? एंटी नोट। तो एग्जाम में कभी एंटी नोट्स निकालने के लिए निकाल लोगे, इस तरीके से निकाल लो।
लिखो फटाफट, लिखिए साथ साथ। लिखोगे जल्दी जल्दी तभी फायदा है। पढ़ ले यार प्लीज। आइए हो गया, हटा दिया आगे। अच्छा अगर मिनिमा होता, मिनिमा इससे मिनिमम भी है, मिनिमम ये होता है आपका किस पे, नोट्स पे। किसको होता है, नोट्स। तो कभी नोट्स निकालने के लिए बोले तो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू देखनी होती है। अब ध्यान से देखना, जैसे मैक्सिमम के लिए कर रहा था सेम इसके लिए 2a sin kx को मिनिमम होना है, क्या होना है, मिनिमम। मिनिमम होना फिर से 2a पे तो डिपेंड करेगा नहीं, ये डिपेंड करेगा किस पे, sin kx पे। और sin kx से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, अब 0 जो होता है ये वो होता है इवन, मतलब नॉर्मली sin n पाई पे। किस पे 0 होता है, sin n पाई। ठीक है, n की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 ये सब, ये n की वैल्यू होती है। डन। ठीक है, रख के देख लो, 0 पाई 0 अगर आ गया तो sin 0 0 ही होता है। अगर यहाँ 1 आ गया तो sin पाई यानी sin 180, sin 180 भी कितना होता है, 0। n पाई पे होता है 0। अब कंपेयर करो, kx इक्वल टू n पाई आ जाएगा, चलेगा ये। k की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा, और यहाँ x इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कैंसिल। x की वैल्यू क्या आगे जरा देख के होता है, n लैम्डा बाय। चलो अब यहाँ से x की वैल्यूज बताइए क्या क्या आएगी। n की जगह 0 रखोगे तो 0 आएगी वैल्यू। अगला 1 रखोगे तो लैम्डा बाय 2 यही आएगी ना। फिर लैम्डा आएगी, फिर 3 लैम्डा बाय 2, फिर मतलब ऐसी चलती रहेगी। ठीक, नोट करना। ये हो गया आपका नोट्स की डेरिवेशन, फटाफट नोट करो। आगे समझ, फटाफट लिखो जल्दी, लेट मत करो, अभी तो मेन बचा है, जल्दी। अरे स्टार्ट, बाद में तो मुझे ठीक है। अब एक काम करना, आपने नोट्स एंटी नोट्स मैंने निकालने सिखाई दिया आपको। आपको सिंपल एक टेबल बनानी है, जैसे बता रहा हूँ वैसे। पोजीशन ऑफ नोट्स लिखो, पोजीशन ऑफ नोट्स। लिखो पोजीशन ऑफ नोट्स, पोजीशन ऑफ नोट्स। पोजीशन ऑफ नोट्स क्या क्या आएंगी जरा देखो, किस किस पॉइंट पे नोट्स आ रही थी। अभी आपने खुद देखा था किस किस पॉइंट पे नोट्स आ रही थी। लिखो लिखो एक साथ लिखो। ठीक, आइए नोट जो आ रही थी आपकी कौन कौन से पॉइंट पे, पहले 0 पे आई थी, फिर बताओ लैम्डा बाय 2, फिर लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाय 2, ऐसी चल रही थी ना। अब ध्यान से सुनना है, फिर दिक्कत होगी। और हमने अभी लिखा था नोट को हम मिनिमा बोलते हैं, हाँ या ना, है ना, यही लिखा था ना, हाँ या ना बोल लो यार, कुछ मरे हुए साले। मैक्सिमा, मैक्सिमा हमने किसको बोला था, पोजीशन ऑफ एंटी नोट्स। अब बताओ एंटी नोट्स क्या थे, पोजीशन ऑफ एंटी नोट्स लिखो। सबसे पहला एंटी नोट कहाँ पे बना था, लैम्डा बाय 4 पे। फिर उसके बाद बताओ 3 लैम्डा बाय 4 यही बना, फिर 5 लैम्डा बाय 4 ऐसी बना। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, पॉइंट बहुत इजी सा, सुनिए ध्यान से, ध्यान से जो जो चीजें बता रहा हूँ।
पहली चीज, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई ये बताओ कि कभी प्रूफ करने के लिए आ जाए कि ये बताओ कि नोड और दो नोड कभी साथ पे बनेंगे, नहीं बनेंगे। खुद देखो, 0 λ/2 यही तो है, इसके बीच में एक एंटी नोड नहीं बन रहा λ/4 पे। 0 मतलब 0, λ/2 मतलब 0.5 लैम्डा, बोला हाँ या ना? और λ/4 मतलब 0.25 लैम्डा, तो इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्लियरली। तो ध्यान रखना, कभी भी दो नोड के बीच में भी एंटी नोड बनता है और दो एंटी नोड के बीच में भी नोड बनती है। बात आ रही समझ में? तो लगातार कभी भी दो नोड या दो एंटी नोड नहीं बन सकते। बात आ गई समझ में? ठीक है। दूसरी बात, आपके एग्जाम में रिलेवेंटली पूछता है कि ये बताओ कि पहला मैक्सिमा कौन सा है, पहला मिनिमा कौन सा। अगर ये पूछ लिया जाए तो कैसे पहचानते? ध्यान सुनना, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से एकदम। पॉइंट ये आपका मिनिमा है ना, होना तो फर्स्ट मिनिमा चाहिए था, पर जीरो तो कोई वैल्यू होती नहीं है, जीरो तो कोई तो फर्स्ट मिनिमा जो काउंट होगा λ/2 से होगा। बात आई समझ में? तो दिस विल बी फर्स्ट मिनिमा। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट मिनिमा। और ऐसे आपसे सेकंड मिनिमा पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा। बात आ रही समझ में? दूसरा पेज में। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आपसे मैक्सिमा पूछेगा तो फर्स्ट मैक्सिमा तो यही होगा ना, ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट मैक्सिमा। अगर आपसे सेकंड मैक्सिमा पूछेगा तो ये वाला होगा, हाँ या ना? बस इस तरीके से एग्जाम में फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा पूछे तो वो भी आप कर सकते हो। क्लियर हो गया? लिखो, फटाफट लिखोगे, जितना जल्दी लिखोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये मैंने आपको बता दिया, जहाँ मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड्स होते हैं, और जहाँ मिनिमम होता है वहाँ क्या होता है? नोड्स। बता दी ना ये बात, ये गलत मत करके आना बस, ठीक है? बढ़िया। हाँ, शुरू करते हैं। तुम ऑर्गन पाइप कौन सा कराया था? वन एंड क्लोज कि बोथ एंड क्लोज? वो कराया बोथ एंड क्लोज वाला, तो वन एंड क्लोज वाला करवा के देखना कौन सा करवाया जाए, बता दूंगा। एक ही टॉपिक बचा है, फिर फटाफट कर लेंगे। नहीं बता दो इसमें कौन सा करा रखा, वन एंड क्लोज, बोथ एंड क्लोज करा रखा, डेरिवेशन भी करा इसकी, बता दो। करे शुरू। चलिए देखिए, ध्यान से देखना, ऑर्गन पाइप भी समझ जाते हैं। देखिए, हैंड डालिए ऑर्गन पाइप, हैंड डालिए ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप क्या होता है ध्यान सुनना, इसी में मैं आपको रिलेशन बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, ऑर्गन पाइप लिखना, इट इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, इट इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। एक सिलेंडर, कोई भी सिलेंड्रिकल ट्यूब हो सकती है, मान लो एक सीधा पाइप होता है ना, जैसे पीवीसी पाइप देखा है ना, वो भी एक ऑर्गन पाइप का काम करेगा। इट इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब which may be which may be which may be closed at one end, closed at one end, closed at one end,
और ओपन एट बोथ एंड्स, और ओपन एट बोथ एंड्स। चलिए ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऑर्गन पाइप में पहला जो केस पढ़ा रहा हूं मैं, दैट इज बोथ एंड्स क्लोज, जिसके दोनों एंड्स क्लोज होंगे। क्या होंगे? दोनों एंड्स क्लोज। ध्यान से देखिएगा, इसके दोनों एंड्स क्लोज होंगे, तो ऐसा होगा, इसके दोनों एंड क्लोज है, सही है, दोनों एंड बंद है, इस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है, बनाते हैं। पहला देखो, सबसे पहले ध्यान से, इस पूरे ऑर्गन पाइप की लेंथ है एल। लेंथ कितनी है? एल। वेव ऐसे गई, देखो कैसे, ऐसे, नीचे में भी सेम है, ऐसे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। अभी हमने पढ़ा था जहाँ पे मिनिमम होती है, मिनिमम, तो वहां पे नोड होती है, हाँ या ना बताया था। जहाँ पे मैक्सिमम होती है, मतलब ये वाले पॉइंट पे, ये होता है एंटी नोड। मैक्सिमम है ना यहाँ पे, चाहे वो नीचे ऊपर, उससे मतलब नहीं, एंटी नोड है। यहाँ पे फिर से कंप्राइज हो गए एक साथ, तो ये नोड हो गया। कोई परेशानी इसमें? कोई दिक्कत? चलेगा? चलिए अब देखिए ध्यान से, खुद देखो अपनी कॉपी में, खुद देखो पहली नोड किस पॉइंट पे बनती है? पहली नोड चेक करो, नोड अभी लिखा था ना, पोजीशन, पहली नोड किस पे बनी थी? पहली नोड पे, इधर देखो, पहली नोड किस पे बनी? जीरो तो देखोगे नहीं, क्योंकि जीरो से तो स्टार्ट हो रहा है, किसमें? लैम्डा बाय 2, पाई नहीं हो, लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो पूरी मतलब कहना ये चाह रहा है कि ये जीरो से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ? लैम्डा बाय 2 पे, तभी तो नोड बनी एक पहली नोड, ठीक है। यानी एल बराबर लैम्डा बाय 2 होगा, बोलो हाँ या ना। एल बराबर कितना होगा? लैम्डा बाय 2। कोई परेशानी इसमें? ठीक है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे 2L आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक है। लिखो, फटाफट लिखो, बनाओ बनाओ, साथ साथ बनाओगे तभी फायदा है, तो क्या दिक्कत कुछ भी। हो गया, ये समझ में आया पहले, एल इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ठीक है। ऐसे ही अगर ये तो फर्स्ट वेव के लिए, फर्स्ट एसएचएम के लिए, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता, फिर से हमने ऑर्गन पाइप लिया, देखो ध्यान से देखना, इस बार हमने कुछ ऐसा बनाया डायग्राम, कैसा? ध्यान देना तभी समझ में आएगा। एक वेव ये है, अब ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, वरना तो क्या फायदा। ये लेंथ अभी भी एल है, हाँ पूरी, बताइए, ये जीरो है, यानी ये पहला नोड है ना। फिर से यहाँ पे एक बार जीरो हो रहा है, यानी मिनिमम हो रहा है नोड, यहाँ पे फिर से मर्ज कर रहा है नोड। नोड समझ में आ गए? अब एंटी नोड कहाँ है देख के बताओ, ये एक एंटी नोड और ये एक एंटी नोड, चलेगा? तो एक एंटी नोड, एंटी नोड लिखिए, ठीक है। यहाँ से तो वेव स्टार्ट हो रही है, इसको तो बनाओगे नहीं तो भी चलेगा। मुझे एक बार बताओ, इस बार पहली नोड बनी खत्म हुआ कि दूसरी नोड पे खत्म हुआ? खुद देख के बताओ। दूसरी नोड पे खत्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि क्लोज पाइप में यही होता है, नोड पे खत्म होगा, ठीक है। तो नोड पे खत्म हो रहा है ना। अब नोड पे, दूसरी नोड पे खत्म होने के लिए कितने पे आती है दूसरी नोड? चेक करो जरा, आपको लिखा है तभी, पोजीशन ऑफ सेकंड नोड। सेकंड नोड किस पे आती है? लैम्डा पे, तो एल बराबर यहाँ से लैम्डा आएगा। समझ में आई वाली बात? ठीक है, क्लियर है? कोई परेशानी इसमें? देखते रहो। आगे देखिए, अच्छा अगर ये तो सेकंड हार्मोनिक के लिए हो गया, ठीक,
ऐसे अगर थर्ड भी बनाएंगे वो भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बोथ एंड क्लोज वाला हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं हम अगली वाली पे, नंबर 2 लिखिए, वन एंड इज क्लोज्ड, ऐसा जिसका एक एंड क्लोज होता है एक एंड ओपन होता है, ठीक है। तो वो कैसी दिखती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखो वन एंड इज क्लोज्ड, ठीक है, वो ऐसी बनती है, देखो कैसा। ऐसी तो होगी वन एंड क्लोज, एक एंड ऐसा उसका क्लोज है, एक तरफ खुली है, ठीक है। अब देखिए वेव कैसे चलती है, ध्यान से देखिए। अगर एक वेव की बात करो ऐसे, सीधी कुछ नहीं होगा, सीधी चली जाएगी ऐसे, ये भी ऐसे, क्योंकि ये बंद तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, ये क्लोज। तो क्या होगा इसमें, इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे नोड, इसकी लेंथ भी एल होगी पूरी, यहाँ से देखना नोड है, और जहाँ पे ये दोनों के दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस दूर दूर है, ये वाला यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है इन दोनों के लिए, जैसे एंटी नोड चलेगा, सही है। अब बताओ एल कितनी आएगी लेंथ इस केस में, कितने पे आती है एंटी नोड, पहली एंटी नोड कितने पे आती है चेक करो, पहली एंटी नोड लिखो, तो पहली एंटी नोड आती है लैम्डा बाय 4, चलेगा, एल इक्वल टू लैम्डा बाय 4, ठीक है। बनाओ बनाओ साथ साथ बनाओ। यह समझ, अगला देखिए, अच्छा एक और बनाते हैं ताकि आपको क्लियर ही हो जाए, बढ़िया करके एक और बना लेते हैं। देखो ये है इस बार आपका, इसका ऐसा बनेगा डायग्राम, वेव बना के दिखाते हैं आपको, ध्यान से बनाना डायग्राम। काम करता हूँ डायग्राम सही करने के लिए ना, एक कैपिटल मार लेता है छोटा सा, बाद में उसको हटा दूंगा। तुम मत करना है, पहले देख लो कर क्या दे, ना दिमाग मत चलाना ज़्यादा। ज़्यादा हो गया, ठीक, अब ये बना। अब देखो ये नोड हो गई, ठीक है, ये नोड हो गई, ये आपकी क्या हो गई एंटी नोड। सबसे ज्यादा जो अगर कभी भी दो वेव की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसका एंटी नोड बोलते हैं, ठीक है। दो वेव की मिनिमम डिस्प्लेसमेंट गैप जो है सबसे मिनिमम है, ये नोड हो गया, और ये फिर से क्या होगा अगला वाला, ये वाला क्या होगा एंटी नोड, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी खुद देख के बताओ मुझे, कितनी आएगी, कौन सा सेकंड एंटी नोड कितने में बनती है, सेकंड एंटी नोड चेक करो, पक्का बिल्कुल 3 लैम्डा बाय 4 में, एल इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4, नोट करो साथ साथ, करो करो साथ साथ, ठीक है। सही है ना, लैम्डा बाय 4, अरे जल्दी लिखे, हो गया 3 लैम्डा बाय 4, नोट करो फटाफट, अरे
जल्दी निपटाते हैं। डन। अरे आ जाओ फटाफट देखो। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन ना, ओवरट्यून, ओवरटोन, ओवर टी ओ एन ई, ये ओवर क्या लिखा हुआ है तुमने? अरे मैं भी ट्यून लिखा है यार। कोई नहीं, ओवरटोन बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, ठीक है छोड़ो। ट्यून लिखा है ना। अरे छोड़ो, ध्यान से सुनो। तो ऐसा होता है जिसपे हमारे पास जहाँ पे मैक्सिमम बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, पहली बार उसको फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अरे जहाँ पे एंटी नोड बनता है, हाँ कितनी लेंथ पे बना, ठीक है। ऐसे अगर आपको एक और निकालना है तो आप अगला वाला एक और बार वेव बना दोगे, है ना, एक और बार वेव बनाओगे तो एक और आ जाएगा, जितने निकालने उतने बनते जाएंगे, ठीक है। डन। नहीं नहीं खत्म ही हो गया, लास्ट हेडिंग बची है वैसे। अब लिखो हेडिंग, लास्ट लिखे हेडिंग बीट्स, एंड डाले बीट्स। लिखिए बीट्स की डेफिनेशन। लिखो द पीरियोडिक वेरिएशन, द पीरियोडिक वेरिएशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, द पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड caused by the superposition of two sound waves, caused by superposition of two sound waves, intensity of sound caused by the superposition of two sound waves of slightly different frequencies are called beats, तो बीट्स क्या होती है बेसिकली, ऐसा देखने को मिलता है कि भाई आपने देखा होगा ना बहुत सारी चीजों में, ऐसे देखो एक साउंड वेव थी वैसे चल रही थी, ठीक है, दूसरी वेव थी उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग थी, वैसे से फ्रीक्वेंसी का मतलब तो पता है ना सबको, ठीक है, ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी थी। तो जब दोनों मर्ज होगी, कंबाइन होगी, तो उस केस में नई वेव बनेगी ना, उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा अलग होगा इन दोनों से, मतलब y1 और y2 को कंबाइन करके जो वेव बनेगी, नई वेव, वो तो अलग होगी ना थोड़ी, है ना, ठीक है। तो वो जो वेव होती है उसको बीट्स कहते हैं, ठीक है। उसी से आपने देखा होगा कभी कभार आप बोलते नहीं इस गाने के बीट अच्छे हैं, बीट मतलब कभी उसके इंटेंसिटी जो है कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड करती है, याद रखना, इंटेंसिटी डायरेक्टली होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। किसका डायरेक्टली होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। ये बात पता नहीं, इंटेंसिटी डायरेक्टली होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, लिख लीजिए, लिखते रहो। लिख दिया? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मान रहे ए वेव है, ये बी वेव है, आपसे पूछे नंबर ऑफ बीट्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स की कितनी बीट्स बनेगी, इसका फॉर्मूला होता है म्यू ए माइनस म्यू बी, दोनों का जो गैप होता है, ठीक है, बीट्स कितनी बनेगी, नंबर ऑफ बीट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सब चीजें, ठीक है। डन। अब यहाँ पे कंडीशंस लिख लो, दो कंडीशन है जिसपे आपको बेसिकली काम करना है, मतलब जिसके बीट्स इंपॉर्टेंट होती है, जिसपे बनती है बीट्स। पहली कंडीशन लिखिए, पहली कंडीशन होती है कि दोनों जो बीट्स की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अगर आपको बीट्स ऑब्जर्व करनी है तो भाई उसकी कंडीशन तो होगी ना, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी जो हमें ऑडिबल होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, यही तो कहते हैं, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए दोनों की, वो इस रेंज की होनी चाहिए, बात आई समझ में, ठीक है।
दूसरा पॉइंट पहले ये लिख लो, फटाफट लिखो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो दोनों फ्रीक्वेंसी का गैप होना चाहिए यानी डिफरेंस माइनस करके, दिख रहा है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए गैप इनका। इनका गैप किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 10 हर्ट्ज। अब ऐसा क्यों है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनना। 10 हर्ट्ज मतलब अगर आपको इतनी फिजिक्स आपने पढ़ी है तो एक बात आपको पता है, F इक्वल टू 1/t एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। T इक्वल टू 1/f, 1/10 हो जाएगा। टाइम कितना आएगा? 0.1 सेकंड आएगा। तो ये जो टाइम है ये 0.1 सेकंड से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आप तभी आपने पढ़ा भी होगी ये बात कि किसी भी साउंड को अगर हमें अच्छे से रिकॉग्नाइजेबल ढंग से सुनना है तो एटलीस्ट उनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 0.16 से ज्यादा का होना चाहिए, 0.1 सेकंड से ज्यादा का। वरना आपको लगेगा वो पुरानी ही साउंड है। जैसे इको के केस में होता है, इको के केस में भी टाइम फिक्स होता है क्योंकि ऐसा होगा जैसे मैंने एक नाम लिया, कोई भी राहुल बोला, तो मुझे लगे मैंने तो ओरिजिनल वाला ही राहुल सुना अभी तक, जबकि वो इको होके आ चुका होगा। ठीक है, तो कभी भी टाइम गैप इस पे डिपेंड करता है। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है जिसमें बीट्स डिपेंड करती है। बीट्स बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी इसके बीच में होनी चाहिए ऑडिबल रेंज में, और दूसरा उनका गैप कितना होना चाहिए? 10 हर्ट्ज। बात आ गई समझ में? कोई परेशानी बताओ? तो यही था बेसिकली। ठीक है, बीट्स में अगर दोबारा समझाने की कोशिश करें क्या था, सेम फ्रीक्वेंसी है दोनों की। फ्रीक्वेंसी क्या है दोनों की? सेम है, सेम लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, बस क्या हो रहा है, इंटेंसिटी लगातार एक बार बढ़ रही है एक बार कम हो रही है, इरेगुलर राइज और फॉल हो रहा है। बात आगे समझ में? ठीक है, इसी के साथ आपका टॉपिक हो एकदम समाप्त। ठीक है, ठीक है, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर।